क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी गहरी वैज्ञानिक ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज तक समझने की कोशिश कर रहा है। ये तथ्य न सिर्फ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं, बल्कि यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे हुए हैं। इन 10 तथ्यों को हम 2 भागों में पेश करेंगे, पहला हिस्सा आज के वीडियो में और दूसरा हिस्सा कल के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में। आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को सामने लाया जाएगा। 1. पृथ्वी और ब्रह्मांड का वर्णन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना को लेकर ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो उनकी गहरी समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यह आज के सौरमंडल के सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। एक श्लोक में वर्णन है, सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है और इसकी परिक्रमा से ही जीवन संभव है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है। ये 14 लोक हैं। भूलोक वह स्थान जहां हम रहते हैं। भुवरलोक हमारे वायुमंडल के ऊपर का क्षेत्र। स्वरलोक देवताओं का निवास। महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यह उच्चतर आध्यात्मिक लोक हैं। इसके अलावा नीचे के 7 लोकों में पाताल लोक, रसातल, तलातल आदि आते हैं। आज वैज्ञानिक मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। यह मान्यता कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, पुराणों में वर्णित इन 14 लोकों से मेल खाती है। भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक अद्भुत विवरण मिलता है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मांड की रचना एक महाअंड कॉस्मिक एग से हुई। आज वैज्ञानिक इसे बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर देखते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट बिग बैंग से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी का आकार। ऋग्वेद में पृथ्वी को मंडल यानी गोलाकार कहा गया है। यह स्पष्ट करता है कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ही पृथ्वी के गोल होने की जानकारी थी। इतना ही नहीं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सौर मंडल के सभी ग्रहों का विवरण भी दिया गया है। हर ग्रह का नाम, उसकी स्थिति और सूर्य से उसकी दूरी का उल्लेख आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं से मेल खाता है। हमारे प्राचीन ऋषिमुनि केवल आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि खगोल विज्ञान में भी अद्वितीय थे। उनकी दृष्टि और गहराई आज के विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। 2. प्रकाश की गति का उल्लेख। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने प्रकाश की गति का मापन 17वीं सदी में किया, लेकिन इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हजारों साल पहले ही हो चुका था। आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। ऋग्वेद में प्रकाश की गति का उल्लेख। श्लोक में कहा गया है, तर्निर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत्सि सूर्य, अर्थात सूर्य जगत को प्रकाशित करता है और अपनी गति से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। यहाँ सूर्य की किरणों की गति का संकेत दिया गया है, जो बाद में विज्ञान द्वारा प्रमाणित किया गया। भास्कराचार्य का योगदान। 12वीं सदी के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भास्कराचार्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत में प्रकाश की गति का सटीक उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि सूर्य का प्रकाश 2202 योजन प्रति निमेष की गति से चलता है। अब इसे आधुनिक मापन में बदलते हैं। 1 योजन लगभग 9.1 मील। 1 निमेष लगभग 16/75 सेकंड।
जब इसे गणना के माध्यम से मापा जाता है तो यह प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड के करीब आती है, जो आधुनिक विज्ञान में प्रकाश की गति के रूप में मान्य है। महर्षि सयान, जो 14वीं सदी में एक वैदिक विद्वान थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में लिखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 2202 योजन प्रति निमेष की गति से चलता है। यह गणना इतनी सटीक थी कि इसे आधुनिक विज्ञान के आंकड़ों से भी जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड और उसकी प्रकृति के गहन ज्ञान का भंडार था। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मेल। आधुनिक विज्ञान 1676 में ओलस रोमर ओले आरमर के प्रयोग के जरिए प्रकाश की गति को मापने में सक्षम हुआ, लेकिन भारतीय ऋषियों और गणितज्ञों ने इसे हजारों साल पहले ही जान लिया था। यह हमारी परंपरा और विज्ञान की अद्भुत गहराई को दर्शाता है। ऋग्वेद और सूर्य सिद्धांत में दिया गया प्रकाश की गति का विवरण इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और गणना शक्ति कितनी अद्वितीय थी। 3. शल्य चिकित्सा और आयुर्विज्ञान। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी चिकित्सा पद्धतियों और शल्य क्रियाओं का उल्लेख किया गया है जो आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं? आइए जानें कैसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली ने शल्य चिकित्सा और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया। सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा का आदर्श। सुश्रुत संहिता, जिसे दुनिया की पहली शल्य चिकित्सा पुस्तक माना जाता है, लगभग 6वीं शताब्दी में रचित थी। इसमें 300 से अधिक शल्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से कई आज भी आधुनिक सर्जरी में उपयोग होती हैं। प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत ने विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में महान कार्य किया। उन्होंने नाक की सर्जरी, राइनोप्लास्टी, का वर्णन किया, जो आज के समय में एक प्रमुख प्लास्टिक सर्जरी विधि मानी जाती है। इसके लिए उन्होंने पहले से ही त्वचा के ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग की तकनीक का उल्लेख किया। चिकित्सा प्रक्रिया, उन्होंने नाक के पुनर्निर्माण के लिए मांसपेशी और त्वचा की ग्राफ्टिंग का तरीका बताया। यह प्राचीन दुनिया में बहुत ही अग्रिम था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट के इलाज का भी विवरण है। उन्होंने बताया कि आंख में मोतियाबिंद का इलाज एक विशेष उपकरण से किया जाता था, जो आज की सर्जरी से काफी मेल खाता है। यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति आधुनिक युग में आंखों की सर्जरी के लिए बुनियादी पद्धतियों में से एक मानी जाती है। ऑपरेशन के उपकरण। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी उल्लेख किया है, जैसे चाकू, सुई, स्केलपेल और अन्य बारीक औजार, जो आज भी सर्जिकल सेट्स में शामिल हैं। उन्होंने इन उपकरणों को अत्यधिक स्वच्छ रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चरक संहिता, आयुर्विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ। वहीं चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, औषधियों, आहार विहार और जीवन शैली पर गहरे शोध की जानकारी दी गई है। चरक संहिता में 8 प्रमुख चिकित्सा शाखाओं का वर्णन किया गया है। काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन। वाटिका चिकित्सा, टॉक्सिकोलॉजी। कुष्ठ चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। पंचकर्म चिकित्सा, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। बाल रोग, पेडियाट्रिक्स। गर्भ और प्रसव चिकित्सा, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। उपचार चिकित्सा, सर्जिकल ट्रीटमेंट। वृद्धावस्था और आयुर्वेद, जेरियाट्रिक्स। औषधियों का विवरण। चरक संहिता में 1000 से अधिक औषधियों का उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी थीं। इनमें से कई औषधियां आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए आंवला, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां आज भी आधुनिक चिकित्सा में प्रभावी मानी जाती हैं।
प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां न केवल विज्ञान और तकनीक के दृष्टिकोण से उन्नत थीं, बल्कि वे प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य बनाए रखने का तरीका भी सिखाती हैं। 4. परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। क्या आप जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत, जो आज विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्राचीन भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले से था। आइए जानें कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने भौतिक जगत की सूक्ष्मतम संरचना को पहचाना। कणाद ऋषि और वैशेषिक दर्शन। प्राचीन भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का पहला उल्लेख कणाद ऋषि ने अपने वैशेषिक दर्शन में किया था। कणाद ऋषि को आणविक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। लगभग 2500 साल पहले कणाद ने बताया कि सभी वस्तुएं सूक्ष्म कणों से बनी हैं, जिन्हें उन्होंने अणु, एटम कहा। कण और अणु। कणाद ने कहा कि पदार्थ का सबसे बुनियादी रूप सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। यह अणु स्थिर और अविभाज्य होते हैं और यह प्रत्येक वस्तु की संरचना का आधार बनते हैं। कणाद का यह विचार आज के आधुनिक परमाणु सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सभी पदार्थों की संरचना अणुओं से होती है। 5. गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख। क्या आप यह जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम आज न्यूटन के नियमों से पहचानते हैं, उसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किया गया था। क्या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहले ही पहचान लिया था? आइए जानें कैसे भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, जो आधुनिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से मेल खाता है। भास्कराचार्य और गुरुत्वाकर्षण। भास्कराचार्य, जिन्हें हम भास्कर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध कृति सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख किया गया है, जो लगभग 500 साल पहले यूरोप में न्यूटन के सिद्धांत से पहले ही लिखा गया था। सिद्धांत शिरोमणि में उल्लेख। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में कहा था कि पृथ्वी की एक निश्चित शक्ति है, जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में कार्य करती है, जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। यह वर्णन न्यूटन के प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है, जो उन्होंने 1687 में प्रस्तुत किया था। प्रकृति के नियम। भास्कराचार्य ने यह भी कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा उत्पन्न होता है और यह सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है, चाहे वे हवा में हो या पृथ्वी पर। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह बल वस्तु की मास और पृथ्वी के दूरी, डिस्टेंस पर निर्भर करता है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम से मेल खाता है। न्यूटन और भास्कराचार्य का तुलनात्मक अध्ययन। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने यह सिद्धांत बताया कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। भास्कराचार्य का विचार भी लगभग ऐसा ही था, हालांकि वे इसे संपूर्ण रूप से नहीं प्रस्तुत कर पाए थे जैसा न्यूटन ने किया था। फिर भी उनके द्वारा दिए गए विचारों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की प्राथमिक झलक मिलती है। यदि हम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री बिना किसी बल के वस्तुओं को तैरते हुए देख सकते हैं। यह सिद्धांत भास्कराचार्य ने अपने खगोलशास्त्र के शोधों में सही ढंग से परिभाषित किया था। भास्कराचार्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए गए विचार न केवल विज्ञान के क्षेत्र में एक महान योगदान थे, बल्कि यह हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की गहरी समझ को भी दर्शाते हैं। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान अत्यधिक उन्नत था। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे पहले 5 वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा की।
इन तथ्यों से यह साफ होता है कि हमारे पूर्वज कितने दूरदृष्टि वाले थे। लेकिन रुकिए, हम आपके लिए अगले 5 अद्भुत तथ्यों को लेकर कल वापस आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में हम और भी गहरी बातें करेंगे जो निश्चित ही आपके ज्ञान को और बढ़ाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।